हेलो डियर फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुपर इंटरमीडिएट क्लासेस में। गाइस, आप नॉन फाइनाइट्स में सबसे पहले आपने जीरन पढ़ा था। आज चलते हैं पार्टिसिपल के ही एक रूप नोमिनेटिव एब्सोल्यूट पर। यहाँ पर आप देख रहे हो नोमिनेटिव एब्सोल्यूट लिखा है। ये पार्टिसिपल का ही लगभग नियम है पार्टिसिपल में, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल आपको बताया गया था, उसका ही एक रूप है। तो ये है क्या, सबसे पहले जानते हैं नोमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्या। ठीक है, जब हिंदी वाक्य जो रहता है उसमें दोनों तरफ, दोनों क्रियाओं को करने वाला अलग अलग भिन्न भिन्न सब्जेक्ट होता है। यानी दो क्रियाएं रहेंगी, दोनों को करने वाला अलग अलग कोई व्यक्ति या वस्तु रहेगा, फिर भी काम के आगे पीछे होने का बोध होगा। मतलब एक काम के बाद दूसरे काम के होने का बोध होगा। तब हमें सब्जेक्ट के बाद क्रिया को हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या केवल बीइंग प्लस कंप्लीमेंट लिखने की प्रक्रिया को हम नोमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। अब इसके अलग अलग नियम हैं, वो नियम आप अभी इस वीडियो में जानने वाले हैं। वो नियम क्या हैं, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं बता देना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो इसके बारे में क्लियरली सब कुछ जान जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं नियम। सबसे पहले देखिए, सूर्य के निकलने पर कोहरा गायब हो गया। यहाँ पर देखिए दो काम हो रहा है। सूर्य के निकलने पर पहला काम हुआ है सूर्य निकलना, यानी सूर्य का निकलना, ये एक काम हुआ है। फिर कोहरा गायब हो गया। गायब होना, क्या गायब होना? कोहरा। दो वर्ब्स हैं, तो इसमें दोनों वर्ब्स के जो सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग हैं। यानी यहाँ पर सूर्य के निकलने पर कौन निकला? सूर्य। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है इसका। गायब हो गया, कौन गायब हो गया? क्या गायब हो गया? कोहरा। ठीक है, तो सब्जेक्ट अलग अलग हैं, दो कार्य हुआ है और आगे पीछे होने का बोध हो रहा है। एक काम निकला और तुरंत कोहरा गायब हो गया। ठीक है, ऐसे ही तीसरे सेंटेंस में समझिए, संकेत दिए जाने पर गाड़ी चल दी। तो इसमें समझने की कोशिश करिए, दो क्रियाएं हैं, एक तो संकेत दिया गया है और एक गाड़ी चल दी है, यानी चल देना की बात हो रही है। छोटा सा सेंटेंस है, पहले समझ लीजिए। तो चल दी यानी कौन चली? गाड़ी। यहाँ पे सब्जेक्ट गाड़ी है और यहाँ संकेत दिए जाने पर, मतलब संकेत किसने दिया पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। क्या दिया गया संकेत? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मतलब इसमें भी जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, वो एक हिसाब से इसका अलग है और इसका अलग है। तो समझने की कोशिश करिए कि जब दोनों क्रियाओं में अलग अलग सब्जेक्ट या कभी कभी पैसिव वॉइस के नियम से ऑब्जेक्ट अलग अलग हो, तब फिर हमें मेन जो पहला उपवाक होता है, इसमें पहला काम समाप्त हुआ होता है, उसमें सब्जेक्ट के बाद क्रिया को हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर केवल बीइंग प्लस कंप्लीमेंट का प्रयोग करने से हमें नोमिनेटिव एब्सोल्यूट हम बना सकते हैं उसको। तो समझिए, ये दो वाक्य हैं। अगर पहला जो उपवाक्य है वो एक्टिव वॉइस में है तो हमें मुख्य सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये सारे रूल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, लेकिन टोटल 3 नियम हैं, आप उसको समझिए और उन नियमों का प्रयोग करिए तो नोमिनेटिव एब्सोल्यूट आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो अगर पहला उपवाक्य, पहला काम जो समाप्त हुआ है, पहला उपवाक्य अगर एक्टिव वॉइस में है तो मेन सब्जेक्ट के बाद आपको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए, इसमें सूर्य के निकलने पर कोहरा गायब हो गया। ये समझिए, सूर्य के निकलने पर कौन निकला? सूर्य। मतलब इसमें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो फिर ये आपको इस सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो चलिए बनाते हैं द सन। अब हमने यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसलिए नोमिनेटिव एब्सोल्यूट का नियम है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी राइज का थर्ड फॉर्म होता है राइजन। द सन हैविंग राइजन,
ये है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक, हैविंग राइजन यानी परफेक्ट पार्टिसिपल। द सन हैविंग राइजन, और ये बन गया। पर की अंग्रेजी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, एक्चुअली यहाँ पर कुछ है ये नहीं है, वो फेक वर्ड है। कोहरा गायब हो गया, कौन गायब हो गया? कोहरा, इसको बना दीजिए, बीच में कॉमा लगा दीजिए। द फॉग, फॉग मतलब कोहरा। गायब हो गया यानी गायब होना की अंग्रेजी होता है डिसअपेयर, ठीक है, या वेनिस भी लिख सकते हैं, वेनिस्ड भी लिख सकते हैं। तो द फॉग डिसअपेयर्ड, चूंकि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई। तो सूर्य के निकलने पर कोहरा गायब हो गया। द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपेयर्ड, या वेनिस्ड भी लिख सकते हैं। तो अब ये आपने जाना कि अगर पहला उपवाक जो पहले काम समाप्त हुआ है अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, अगर वही पहला उपवाक पैसिव वॉइस में है, वहां पर काम को करने वाला कोई ना हो, ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ रहा हो क्रिया का, तब अगर पैसिव वॉइस है तो आपको वो दो तरह से बन सकता है। पैसिव वॉइस में एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट के ठीक बगल में क्रिया को हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बनाएंगे। चलिए समझते हैं। संकेत दिए जाने पर गाड़ी चल दी, कौन चल दी? गाड़ी। और यहाँ पे देखिए संकेत दिए जाने पर किसने संकेत दिया है पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। क्या दिया गया था संकेत? तो इसको प्राथमिकता देते हुए पहले हम ये लिखेंगे संकेत यानी द सिग्नल। अब चूंकि भैया जी ये पैसिव वॉइस में है तो हमने इसको हैविंग प्लस बीन लिखना है, हैविंग प्लस बीन, या केवल बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। द सिग्नल हैविंग बीन, दिया जाना यानी देना की गिव, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन। तो ये बन गया द सिग्नल हैविंग बीन गिवन। अब उसको बना दो, गाड़ी चल दी। कौन चल दी? गाड़ी, वो सब्जेक्ट हो गया। द ट्रेन, चल देना की अंग्रेजी स्टार्ट होता है, उसका हमने सेकेंड फॉर्म यूज करना है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। संकेत दिए जाने पर गाड़ी चल दी। द सिग्नल हैविंग बीन गिवन, द ट्रेन स्टार्टेड, चल दी। या इसको इस तरह भी बना सकते हैं द सिग्नल बीइंग गिवन, द ट्रेन स्टार्टेड, ठीक है। तो अगर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाना है तो फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस हो जाएगा, और ये परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस है। तो एक बार मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि अगर पहला जो उपवाक है वो एक्टिव वॉइस में है तो हमने सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अगर वही सेंटेंस पैसिव वॉइस में है जिसमें सब्जेक्ट उपलब्ध नहीं है तो ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हुए उसको हम लिखेंगे और उसके बाद हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए, ये दो नियम हो गया। तीसरे नियम में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहले उपवाक्य में क्रिया ही ना हो, मेन वर्ब ना हो, हेल्पिंग वर्ब से वो बनना हो, इज़मार से बनना हो, अजवेर से बनना हो, और उसके साथ कोई मेन वर्ब ना हो जो एक्शन दर्शाता हो। तब आपने केवल मेन सब्जेक्ट के बाद बीइंग प्लस कंप्लीमेंट लिखना है, ठीक। जैसे तीसरे सेंटेंस को समझिए। अच्छा मौसम होने पर हम गांव के बाहर एक मैदान में क्रिकेट खेलने जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा अच्छा मौसम होने पर, ये इसमें वर्ब कोई एक्शन वर्ब नहीं मौजूद है, ठीक है। अच्छा मौसम होने पर, तो इसमें सब्जेक्ट भिन्न है। देखो, अच्छा मौसम होने पर मौसम के लिए हमने सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करना होता है, ठीक, इट। उसमें सब्जेक्ट अलग है, खेलने जाएंगे कौन? हम, सब्जेक्ट इसमें ये है। और मौसम अच्छा होने पर इसमें सब्जेक्ट इट है, क्योंकि आप सभी जानते हो समय, मौसम, दिन, महीना के लिए जब वो इंट्रोडक्टरी हो जाता है तो हमने इट का यूज करना होता है, इट। अब इसमें क्रिया ही नहीं है अच्छा मौसम होने पर, केवल अच्छा मौसम है इसकी बात हो रही है, कोई वर्ब ऑफ एक्शन नहीं है। तो इसमें हमने सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगा देना है, इट बीइंग। अब अच्छा मौसम, ए नाइस वेदर, ए नाइस वेदर, ठीक है। ये आपका बन गया नोमिनेटिव एब्सोल्यूट, चूंकि इसमें कोई वर्ब नहीं थी इसलिए बीइंग लगा दिया गया, इट बीइंग ए नाइस वेदर। फिर इसको बना लीजिए आप, हम गांव के बाहर एक मैदान में क्रिकेट खेलने जाएंगे, कौन जाएंगे? हम, वी। चाहो तो विल लगा सकते हो, दृढ़ता की बात हो रही है तो, या शैल ही लगा दो, वी शैल। जाएंगे यानी गो, वी शैल गो, जाएंगे। किस लिए जाएंगे? खेलने। खेलने वहाँ पे एक इन्फिनेटिव है, टू प्ले। वी शैल गो टू प्ले, यानी टू लगा दिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिए तो इन्फिनेटिव है। लास्ट में पहचान बहुत अच्छा है, नानी ने लगा रहता है।
प्ले क्या खेलने जाएंगे उसका ऑब्जेक्ट भी लिख दो, क्रिकेट, CRICKET। अब देखो इसमें दो प्रीपोजिशन है, गांव के बाहर एक मैदान में। तो चूंकि क्रिकेट कहाँ आप खेलोगे, एक मैदान में, तो पहले उसको लिख देना अच्छा रहेगा। वी शैल गो टू प्ले क्रिकेट, एक मैदान में, इन ए फील्ड या प्लेग्राउंड लिख सकते हो। अब ये लिखेंगे गांव के बाहर, तो के बाहर एक प्रीपोजिशन है जिसकी इंग्लिश होती है आउटसाइड, आउटसाइड। और फिर हमने लिख देना है गांव यानी द विलेज। थोड़ा बड़ा सेंटेंस था लेकिन मजा तो बड़ा ट्रांसलेशन में ही बनाने में आता है। तो आपने ये बस 3 ही नियम है। देखो पहले में पहला उपवाक एक्टिव में था तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरा पैसिव वॉइस में था तो हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और तीसरे में क्रिया नहीं है तो फिर बीइंग प्लस कॉम्प्लीमेंट। इट बीइंग ए नाइस वेदर वी शैल गो टू प्ले क्रिकेट इन अ फील्ड आउटसाइड द विलेज। कितना बढ़िया बन गया। इसी प्रकार ये 3 नियम आपको याद रखने हैं। तो 3 मैंने सेंटेंस बताया, 3 विभिन्न नियमों के साथ साथ 3 और एग्जाम्पल मैं बताता हूं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। अध्यापक की कक्षा में प्रवेश करने पर सभी छात्र उनका अभिवादन करने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर अध्यापक की कक्षा में प्रवेश करने पर, यहाँ तक आपका ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, बिकॉज इसमें सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है। प्रवेश करने पर कौन प्रवेश किया, अध्यापक, और फिर उसमें दूसरे वाले में खड़े हो जाते हैं कौन, सभी छात्र। तो पहले इसको बनाते हैं हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को। तो इसमें प्रवेश करने पर कौन, अध्यापक के, कौन प्रवेश कर रहे हैं, अध्यापक, टीचर। तो ये एक्टिव वॉइस है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो, यानी द टीचर। अब हमने क्या करना है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। उम्मीद है आपको नियम समझ में आया है। द टीचर हैविंग और प्रवेश करना यानी इंटर, तो उसका हमने लिख देना है थर्ड फॉर्म इंटर्ड। द टीचर हैविंग इंटर्ड, कहाँ प्रवेश किया, कक्षा में, इंटर्ड द क्लास। इंटर के साथ प्रीपोजिशन नहीं आती है। द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास यानी अध्यापक की कक्षा में प्रवेश करने पर। अब भैया ये बड़ा सा सेंटेंस बनाओ, सभी छात्र उनका अभिवादन करने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। कौन खड़े हो जाते हैं, सभी छात्र। पहले इसको लिखो, ऑल द स्टूडेंट्स, है ना, ऑल द स्टूडेंट्स। फिर पहले क्रिया पे आ जाओ, खड़े हो जाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में खड़े हो जाते हैं यानी स्टैंड अप। एस अथवा ईएस जुड़ेगा नहीं क्योंकि जानते हो बहुवचन के साथ जुड़ता नहीं है, प्लूरल नंबर के साथ। स्टैंड अप, खड़े हो जाते हैं। वो कहाँ खड़े होते हैं, वो पहले लिखना पड़ेगा अपने स्थान पर। अपने स्थान पर यानी ऑन, और प्लूरल नंबर के साथ अपना की अंग्रेजी देयर लिखते हैं। ऑन देयर, स्थान यानी सीट्स, वो ज़्यादा लोग हैं तो सीट भी ज़्यादा होगी तो सीट्स हो जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप ऑन देयर सीट। अब बचा क्या, देखो यहाँ पे इन्फिनिटिव आ गया है, उनका अभिवादन करने के लिए। नानी ने आया यहाँ पे अभिवादन करने के लिए, तो नानी ने आया तो हमने टू लगा देना है, फॉर नहीं लगाना है, ठीक है। टू अगर उसको हम क्रिया बनाए, इन्फिनिटिव बनाए तो टू ग्रीट मतलब होता है अभिवादन करना। किसका अभिवादन करने के लिए, उनका, यानी वो एक ही लोग हैं तो हिम लिख दिया जाएगा। कितना सुंदर ट्रांसलेशन बन गया। द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप ऑन देयर सीट्स टू ग्रीट हिम, उनका अभिवादन करने के लिए। तो ये देखो पहला वाक्य अगर एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। यही देखो, कोहरा बहुत घना होने पर हमने यात्रा करना बंद कर दिया, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट अलग है। कोहरा घना होना, चूंकि ये मौसम की बात हो रही है, वेदर का इसमें बात हो रहा है, तो इट लगना चाहिए पहले में, तो इट लगना चाहिए। तो भैया सब्जेक्ट अलग है क्योंकि इसमें हम सब्जेक्ट है, इसमें इट है, और प्लस इसमें कोई क्रिया नहीं है। कोहरा घना था, कोई काम ही नहीं रहा, वर्ब ऑफ एक्शन है नहीं, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखा कौन घना था, कोहरा यानी फॉग। अब चूंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है ना तो बीइंग लगा देंगे। द फॉग बीइंग, बहुत घना यानी वेरी, बहुत, और घना की अंग्रेजी डेंस होता है, थिक होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। मीनिंग याद करना बहुत ही आवश्यक है। द फॉग बीइंग वेरी थिक या डेंस। अब ये बना दो, हमने यात्रा करना बंद कर दिया। किसने बंद कर दिया, हमने। बी, बंद करना या रोक देना की अंग्रेजी स्टॉप होता है, उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा स्टॉप्ड। क्या बंद कर दिया, यात्रा करना। ये देखने में इन्फिनिटिव लगता है, यात्रा करना यानी जो है ट्रेवल।
लेकिन स्टॉप के बाद जीरंड बनाना अच्छा रहता है। यात्रा करना, ये भी स्टॉप, ट्रैवलिंग हो जाएगा। जीरंड यानी उसमें आईएनजी जोड़ देना, वी स्टॉप ट्रैवलिंग। द फॉग बीइंग वेरी थिक, वी स्टॉप ट्रैवलिंग। डेंस भी लिख सकते हैं। आगे देखो, जहरीले सर्प के मारे जाने पर या बाद, कभी कभी इसमें बाद भी आ जाता है, इस तरह आया जैसे जहरीले सर्प के मारे जाने के बाद, तो मारे जाने पर, मारे जाने के बाद लगभग एक ही चीज़ हुआ है, तो उसके लिए भी हम नियम वही फॉलो करेंगे। लेकिन ये एक्चुअली जो ये सेंटेंस है, सर्प, जहरीले सर्प के मारे जाने पर, किसने मारा जहरीले सर्प को तो पता नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस में हमने बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है, या हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देना है। फिर उधर घर वाले ने राहत की सांस ली, इसको बना दो। बहुत जहरीला था, दुखी थे बेचारे, खुश हो गए। तो किसको मारा गया? जहरीले सांप को। तो इसको पहले हमने लिखना है द पॉइजनस, और सांप यानी स्नैक, द पॉइजनस स्नैक हैविंग बीन। हमने इसको हैविंग करना है, चूंकि ये पैसिव वॉइस है इसलिए बीन भी लगाना है, और मारा जाना की अंग्रेजी किल लिख सकते हैं। ठीक है, द पॉइजनस स्नैक हैविंग बीन किल्ड। फिर उसको दूसरे सेंटेंस को बाकायदा अच्छे से नियमानुसार टेंस के अनुसार बना लो। घर वाले ने राहत की सांस ली, किसने राहत की सांस ली? घर वालों ने। घर वाले यानी फैमिली मेंबर्स लिख सकते हैं, है ना, फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स, राहत की सांस लेना का अंग्रेजी होता है टेक ए साई ऑफ रिलीफ। तो टेक का यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म यूज करना है, बिकॉज ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो टेक का टुक हो जाएगा। क्या लिया? देखो, राहत की सांस, तो पहले हमने सांस लिखना है टुक ए साई, या ब्रीथ भी लिख सकते हो, टुक ए साई, फिर ऑफ, और यहां राहत की अंग्रेजी रिलीफ, है ना। तो जहरीले सर्प के मारे जाने पर या बाद भी आ सकता है, घर वालों ने राहत की सांस ली। द पॉइजनस स्नैक हैविंग बीन किल्ड, फैमिली मेंबर्स टुक ए साई ऑफ रिलीफ। इस तरह से आपको नोमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाना है। तो इसमें एक्चुअली मैं महीन बात बताता हूं आपको, इसमें सब्जेक्ट जो है दोनों क्रियाओं का अलग अलग रहेगा। अगर सब्जेक्ट अलग अलग ना हुआ, या किसी एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आया, तब वहां पे पार्टिसिपल यूज होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया है, मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब ये जब आप भली भांति जान जाओगे, तो उसके बाद पार्टिसिपल को थोड़ा सा और स्पष्टीकरण देकर समझाया जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है। अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर साझा करिए, अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।